हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल SST स्टडी पॉइंट। हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मंथली करंट अफेयर जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और इस समय हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मई और अप्रैल और मई का करंट अफेयर। ठीक है, मोस्टली जो है इसमें मई का करंट अफेयर है और ई नवत्र की जो बुक है उसके थ्रू हम करंट अफेयर को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वीडियो जो हैं इस मंथ की जा चुकी हैं, ये होगी तीसरी वीडियो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसमें कंप्लीट हो जाए। अगर थोड़ा रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। चर्चित व्यक्ति पे चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम में आता है और ये मैं बाकायदा बुक से अच्छे से करंट अफेयर करा रही हूँ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया है, 13 अप्रैल 2023 को मौलाना राबे हसनी नदवी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो इससे रिलेटेड है, इसके बारे में है। तो ये लिखा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो अध्यक्ष थे। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। ये इनकी इमेज बनी हुई है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब आगे चलते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और फालतू का कुछ याद ना करें आप, इसलिए मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगी। केशव महिंद्रा कौन है? तो केशव महिंद्रा जी का निधन हो गया। तो ये इनके बारे में कहा है, कथन कौन सा सही है? तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस तरह से है। यहाँ पर बहुत सारे हैं। डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी जी का जो निधन हो गया, ये कौन थे? तो यहाँ पर डी लिखा है। तो ये बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानी थे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर ये, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नए MD और CEO। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कौन बने हैं एक्सिस की इस इकाई के MD और CEO। तो यहाँ पर प्रणव हरिदासन जी जो हैं, ये देखिए यहाँ पर इनकी इमेज है, ये बने हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष के लिए रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय कपास निगम लिमिटेड के नए CMD, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं ये आपको बता दे रही हूँ। तो ललित कुमार गुप्ता जी जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, ये इनका इमेज है। ठीक है, और ये भारतीय कपास लिमिटेड के बारे में यहाँ पर बता दें, इसकी स्थापना जो है 1970 में हुई थी, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम और श्रेणी में मिनी रत्न कंपनी, जो रत्न कंपनी में डिवाइडेड होती है ना, महारत्न, रत्न, मिनी रत्न, तो मिनी रत्न कंपनी में एक के अंतर्गत ये आती है। और ललित कुमार गुप्ता जी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। और विश्व के शीर्ष कपास उत्पादकों में भारत जो है देखिए दूसरे नंबर पे, चीन पहले नंबर पे है, USA तीसरे नंबर पे, ब्राज़ील चौथे नंबर पे है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कपास उत्पादन के संबंध में। प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर, इनके बारे में है, ये फीमेल हैं। तो ये कौन है? तो ये हरमनप्रीत कौर है। और आपको पता होगी हरमनप्रीत कौर कौन है? ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर जो है कप्तान है। और जनवरी 2023 में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया के द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और ये हरमनप्रीत कौर को 2017 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और महिला T20 में शतक बनाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं ये, जिन्होंने शतक अब तक बनाया है। पहला सरस आजीविका मेला इम्पोर्टेंट है ये, इसका जो है आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है, ये पूरा यहाँ पे लिखा है। और किया गया था फरवरी में। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह जो होते हैं छोटे छोटे, जो अपना जैसे अचार पापड़ वगैरह बनाते हैं, जो जुड़ी महिलाएं होती हैं उस समूह में, और स्वयं निर्मित जो उत्पाद होते हैं उनको बेचने के लिए, उन्हें उनको बढ़ावा देने के लिए मेले लगते हैं, जिससे कि उनके जो भी उत्पाद हैं वो उस मेले में सामने आए और लोग खरीदें और वो आत्मनिर्भर बने महिलाएं। इसके लिए होता है ये मेले में। देश भर की कलाकार और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपनी कला, हथकरघा और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करती हैं, इसमें किया था। पेट्र पावेल कौन है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये राष्ट्रपति चुने गए हैं नए, और ये जो हैं वो चेक गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने 9 मार्च 2023 को ग्रहण कर लिया अपना पदभार, और ये मिलोस जेमैन के स्थान पर राष्ट्रपति चुने गए हैं। और चेक गणराज्य की जो राजधानी होती है वो है पराग्वे, और मुद्रा है चेक कोरोना, CZK इसकी जो है मुद्रा है। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ये देश है चेक गणराज्य, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। वाणी जयराम के बारे में पूछ रहे हैं। वाणी जयराम का निधन हो गया, फीमेल है ये कौन थी? तो ये गायिका थी। ठीक है, दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध गायिका थी ये, और इन्हें पद्म भूषण
2023 को ही मिला था। ठीक है, और ये इन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इन्हें प्रदान किया गया था या इन्हें मिला था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी, जिससे कि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूट जाए। किरण नाडर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो अप्रैल 2023 में किरण नाडर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। ठीक है, HCL के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी है ये। HCL जो आप जानते होंगे के संस्थापक हैं, परोपकारी और कला संग्राहक हैं। अप्रैल 2023 में ये इन्हें पुरस्कार दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। अब इस सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं, जो है यही जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रांस का, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, तो ये सम्मान की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा हुई थी। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने फ्रांस और संपूर्ण विश्व में, या तो फ्रांस में और संपूर्ण विश्व में कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नए मुख्य न्यायाधीश का जो किसने यहाँ पर पूछा गया है, पदभार ग्रहण किया है, तो वो है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, ये इनकी इमेज बनी हुई है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल का। ठीक है, और इन शपथ इन्हें आनंदीबेन पटेल ने दिलाई, क्योंकि राज्यपाल दिलाती हैं शपथ। तो ये इनकी इमेज है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। ये है NDB के नए अध्यक्ष, इम्पॉर्टेंट है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये किससे रिलेटेड है ये भी बताइएगा। मैं अभी थोड़ी देर जो इससे पिछली वीडियो गई है उसमें बता चुकी हूँ। तो इसमें डिल्मा वॉन राउसेफ जो हैं इसकी नई अध्यक्ष है यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए NDP की नई अध्यक्ष फीमेल हैं, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने मार्कोस प्राडो ट्राउजो का स्थान लिया है। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति और अर्थशास्त्री डिल्मा वाना राउसेफ, ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं ब्राज़ील की और अर्थशास्त्री भी। भारत के KV कामत NDB के पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा KV कामत के बारे में। ये NDB के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे, इस चीज़ को याद रखना। NDB देखिए आ गया यहाँ पर। NDP क्या है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ब्रिक्स की जो एक वित्तीय संगठन है। ब्रिक्स से जितने भी जुड़े हुए देश है, B से आपको सबको पता है, R से I से सब नाम क्या है। इनको अगर कोई पैसे की ज़रूरत होती है तो ये NDB बैंक देती है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी NDB की। अब यहाँ पे पूरे सदस्य लिखे हुए हैं, देखो ये जो इसके सदस्य हैं जो किसके, ये ब्रिक्स के, तो ब्रिक्स के नहीं, ब्रिक्स के तो यही हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो ब्रिक्स के हैं। लेकिन NDP के सदस्य जो हैं, स्थायी सदस्यों के बारे में देखो यहाँ लिखा चीन, भारत, रूस, ब्राज़ील। फिर ये देखो UAE, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे, बांग्लादेश, इजिप्ट। इजिप्ट तो अभी जुड़ा, आपको पता है, इसी से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये इसके NDP के इसके सदस्य हैं, याद रखना। ठीक है, इस चीज़ को। गार्डन मूर कौन है? गार्डन मूर का निधन हुआ है, तो ये हैं इंटेल के सह संस्थापक। इंटेल आपको पता ही होगा, इंटेल कंप्यूटर जो आते हैं वो आपने वो सुना होगा, जब आप जो लेने जाते खरीदने उनको पता है। उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिल चुका है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अभय छजलानी कौन है? अभय छजलानी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये पत्रकार थे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार, और काफ़ी समय तक नई दुनिया के प्रधान संपादक भी रहे। ठीक है, ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के उपाध्यक्ष 2000 में रहे थे और अध्यक्ष 2002 में रहे थे। ये भारतीय भाषाओं समाचार पत्रों के शीर्ष संगठन ILNA के 3 बार अध्यक्ष रहे। ठीक है, इनका 23 मार्च 2023 को जो है निधन हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत कौन हैं, कौन बने हैं, नियुक्त हुए हैं? तो आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं यूनिसेफ के। यूनिसेफ आपको पता है चाइल्ड एजुकेशन और इन सब से फंड से संबंधित है, तो वो यहाँ पे दिया है, आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ये देखिए बच्चों के अधिकारों को लेकर है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 18 फरवरी 2023 को नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किए गए
अब यूनिसेफ के बारे में, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों और की वकालत के बारे में ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। कार्यकारी निदेशक इसके कैथरीन एम रसेल हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, यूनिसेफ, यू से यूनिसेफ, यू से यूएसए, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। देश के 4 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। तो द्रौपदी मुर्मू ने 4 उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। तो इनके बारे में पूरा बताया। तो सी है, ए और बी दोनों ही सही हैं। इसमें पूछा कौन से कथन सही हैं, तो न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो उच्च न्यायालय है उसके एन कोटेश्वर सिंह को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सोनिया गिरधर गोकानी, ठीक है, सोनिया गिरधर गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सही दिया है। और ये पूरा यहाँ पर देखिए, ये पूरा 4 उच्च न्यायालय उनके बारे में दिया है। देखिए, सोनिया गिरधर गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। संदीप मेहता राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, तो उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के में जो है वो न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इस समय ये उड़ीसा उच्च न्यायालय में है। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह न्यायाधीश हैं इस समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। इन्हें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने ये नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 खंड का के प्रदत्त शक्ति के अनुसार उनको जो शक्ति मिली हुई है उसका प्रयोग करते हुए मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ये किया है। ठीक है, परामर्श लेते हैं 143 के तहत। आपको पता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से, ये वाला अनुच्छेद, और 217 के तहत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। अब चर्चित स्थल है, इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पर चर्चित स्थल के बारे में, ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम का अरुणाचल प्रदेश में शुभारंभ, ये इम्पॉर्टेंट है। वाइब्रेंट वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के किस सीमावर्ती गांव में इसके शुभारंभ हुआ है, तो सीमावर्ती गांव किविथू कौन सा बिंदु है भारत का, तो भारत का क्या नाम है, पूर्वी बिंदु जो है, सबसे पूर्वी बिंदु किविथू है। और किविथू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये पूरी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांव, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा को कवरेज करने की क्या है, परिकल्पना करी गई है इसमें। और ये देखो, इसके और तथ्य यहाँ पर पूरे ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। इसको प्रथम इम्पॉर्टेंट है ये, प्रथम पीएम मित्र पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो ये तमिलनाडु में बन रहा है। इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर कहाँ पे बनेगा, तमिलनाडु में बनेगा भारत सरकार के द्वारा। और प्रथम पीएम मित्र पार्क है ये, और पूरा लिखा है ये कुमारलिंगपुरम विरुधुनगर तमिलनाडु में, ये लिखा है विरुधुनगर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और पूरा नाम इसका क्या है, इसका वैसे तो इन्होंने नाम दिया है पीएम मित्र, लेकिन प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क। ठीक है, फुल फॉर्म ये होगी। देखो मित्र ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये क्या हो गया, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एपरल होगी सबकी फुल फॉर्म। तो ये पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है। और 6 तमिलनाडु के अतिरिक्त 6 अन्य राज्यों में भी ये वाले पार्क बनाए जाएंगे, इसको याद रखिएगा। 5F विज़न, ये मतलब फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये सब चीज़ें इसमें होंगी। उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं भी मिलेंगी। अन्य राज्य कौन कौन है जो इनमें ये होगा, तो तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश भी है जिसमें पीएम मित्र पार्क बनेगा, सबसे पहले तमिलनाडु में बना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला यहाँ पे बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का पहला पनडुब्बी बेस, ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश का पहला पनडुब्बी बेस जो है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी वाला उत्तर लिखा है, डी, यानी कि ये वाला सही नहीं है और ये तीनों सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने किया। बेस कॉक्स बाजार के पेकुआ में इसे बनाया गया। बेस का नाम BNS शेख हसीना पनडुब्बी का इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। और ये देखिए, ये जो है ये गंधमर्दन हिल रेंज, मार्च 2023 में किस राज्य में स्थित गंधमर्दन हिल रेंज को राज्य का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ये इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। राज्य का तीसरा जैव विविधता, तो इसका उत्तर है ओडिशा। क्या है? ओडिशा का। अब इसके बारे में यहाँ पर पूरा देख लेते हैं। ये देखो, ये ओडिशा में जारी किया गया, ये बनाया गया। औषधीय पौधों और आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में इसे घोषित किया गया। बरगढ़ और बलांगीर जिले में है ये, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। पूरा ये लिखा है। गंधवर्धन रेंज कंधमाल जिले में, मंदसौर गार्ज और गजपति जिले में महेंद्रगिरी रेंज के बाद ओडिशा का तीसरा जैव विविधता विरासत इसे बनाया गया है, ठीक है। मतलब ये जो रेंज है ये कंधमाल जिले के इसके और इसके, इन दोनों रेंज के बाद कंधमाल जिले के मंदसौर गार्ज और गजपति जिले के महेंद्रगिरी हिल रेंज के बाद गंधवर्धन हिल रेंज को तीसरा उड़ीसा का जैव विविधता विरासत बनाया गया। इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मधुसूदन साई आयुर्वेद एंड आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है अनुसंधान संस्थान का? तो कर्नाटका में मधुसूदन के नाम से। मधुसूदन किसका नाम होता है, कौन से भगवान का नाम होता है, बताइएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, गोराटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक जो है इसका लोकार्पण किया है। तो इसका लोकार्पण जो है वो बीदर कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, याद रखना। कहाँ लोकार्पण किया गया है? तो बीदर कर्नाटक में। ये बीदर इसका यहाँ पे है, यहाँ पे बीदर कर्नाटक में किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है। 103 फीट ऊंचा तिरंगा जो है ये फहराया गया, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताती चल रही हूँ जिससे कि आपके लिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो नागपुर में बनाया जा रहा है। ये इससे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरह की इसका इन्होंने अभी मॉडल बनाया है, इस तरह का ये पार्क बनेगा। दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड है, मतलब दिव्यांग लोगों से रिलेटेड है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखो इसके बारे में पूरा लिखा है। ये पार्क बनाया जा रहा है, इसकी आधारशिला कब रखी गई? 20 फरवरी 2023 को नितिन गडकरी जी ने, नागपुर महाराष्ट्र में। अनुभूति समावेशी पार्क इसका नाम होगा। क्या नाम होगा इसका? अनुभूति समावेशी पार्क। इस पार्क में सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता हेतु अनुकूलित सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो आपको पता चल गया दिव्यांगता कितनी प्रकार की होती हैं? 21 प्रकार की होती हैं। और 90,000 वर्ग फुट क्षेत्र में इसका निर्माण हो रहा है। विश्व का पहला समावेशी दिव्यांग पार्क है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र में बन रहा है, ठीक है। ये तो वही है कि पीरियड्स के दौरान अवकाश से संबंधित कानून पारित करने वाला यूरोपीय देश जो है वो स्पेन बना है। स्पेन ने फीमेल जो पीरियड होती हैं उस समय उनको छुट्टी की ज़रूरत रहती है वीकनेस की वजह से, तो इसलिए। पुरस्कार और सम्मान में वाटर एंड हेरिटेज शील्ड सम्मान जो है वो किसे मिला है? तो ये जो मिला है वो सिपापू अमेरिका को मिला है, ठीक है। किस स्थल के बारे में बात हो रही है? तो ये सिपापू अमेरिका को मिला है। और ज़्यादा चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये इम्पॉर्टेंट है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022, ठीक है। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार के घोषणा की गई। तो ये किसे दिया गया? तो ये धान्या राजेंद्रन को दिया गया। ये हैं धान्या राजेंद्रन को दिया गया। और ये द न्यूज़ मिनट की सह संस्थापक एंड एडिटर इन चीफ धान्या राजेंद्रन को मिला। मीडिया फाउंडेशन की तरफ से मिलता है ये, ठीक है। इस पुरस्कार के बारे में बता दें आपको, इसका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पे रखा गया। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में गई थी और इस पुरस्कार की स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये है, ये और जो इम्पोर्टेंट होंगे वो सब ये है। 59th फेमिना मिशन इंडिया, तो इसमें लिखा है, इसके बारे में विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। देखो ये पूछा है तो इसमें क्या लिखा है? जो बी वाला ऑप्शन सही है, केवल 2। ये खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता। किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने जीता फेमिना मिस इंडिया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इम्फाल मणिपुर में हुआ था, मणिपुर में हुआ था। और गत वर्ष की विजेता थी कर्नाटक की सिनी शेट्टी, लेकिन इस बार राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता। 15 अप्रैल 2023 को हुआ। और ठीक है, और उपविजेता दिल्ली की श्रेया पूंजा रहीं और द्वितीय उपविजेता मणिपुर की थोनोजम स्ट्रेला लुबांग रहीं। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो मैं आपको बताती चल रही हूँ जिससे कि
आपका कोई भी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये अपने आप में एक नोबेल पुरस्कार होता है, ये भी याद रखिएगा, प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है प्रतिष्ठित प्रितिजर किसे दिया गया, तो ये सर डेविड एलन चिपरफील्ड को, ठीक है, चिपरफील्ड को। आर्किटेक्चर का मतलब ये आप समझ जाइए कि आर्किटेक्ट से संबंधित है, तो वहाँ फील्ड में हम काम करते हैं, इस तरह से आप रट सकते हैं इसको, ठीक है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, देखो मैंने आपको बता दिया, आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार इसे माना जाता है, और सर डेविड एलन चिपरफील्ड CH को ये पुरस्कार दिया गया। इसमें $1,00,000 की राशि दी जाती है, और इस पुरस्कार को शिकागो के प्रित्जर परिवार द्वारा 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को 2018 में इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसे दिया गया, तो ये जो है CR राव को दिया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत गर्व करने वाली है, क्योंकि ये भारतीय अमेरिकी हैं। CR राव कौन है, भारतीय अमेरिकी हैं, अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारत में जन्मे हुए हैं, तो सांख्यिकीविद हैं। ये पुरस्कार सांख्यिकी का उपयोग करके विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ये 2016 में स्थापित ये पुरस्कार हुआ था, और 2 वर्षों में एक व्यक्ति को या किसी टीम को दिया जाता है, हर 2 वर्ष के बाद, इस चीज़ को याद रखना, सांख्यिकी वाला पुरस्कार। फिर यहाँ पर वोलोदिमीर जेलेंस्की के बारे में बात हो रही है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल से सम्मानित किया गया, तो पोलैंड के द्वारा इन्हें पुरस्कार मिला है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए, ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, ये 19-20 के लिए किसे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो लक्ष्य सेन को दिया गया, ठीक है। ये और ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, लक्ष्य सेन को, ये 19-20 के लिए, और 20-21 के लिए ये बैडमिंटन से संबंधित है, और चंदन सिंह को 20-21 के लिए दिया गया, तो ये जो हैं एथलीट से संबंधित हैं, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड का जो है वो भी 21-22 के लिए याद कर लीजिए, वो संदीप कुमार डुकराल, तीरंदाजी प्रशिक्षण है, द्रोणाचार्य गुरु को मिलता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुरेश चंद्र पांडे जी को दिया गया, जो एथलीट्स खिलाड़ी हैं, इस चीज़ को पढ़ लेना यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट है संस्कृत संस्थान पुरस्कार, इसको पढ़ लीजिएगा, तो ये किसे दिया गया, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को दिया गया। किसे दिया गया, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है, किस मेट्रो को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रशस्ति पत्र दिया गया, तो महा मेट्रो नागपुर को दिया गया, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। और महा मेट्रो नागपुर को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये दोनों पूर्व में सम्मान ये वाले मिल चुके हैं। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है वो पुरस्कार मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटना ना पाए। अब योजना और परियोजनाओं पे आ जाते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जो है वो रैपिड एक्स का नाम रखा गया है इसका, ठीक है। और ये किसे जोड़ेगी, राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख शहरों को, यानी कि दिल्ली से रिलेटेड है ये, तो इसको याद रखिएगा, इसके प्रमुख शहरों को ये जोड़ेगी, ठीक है। और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है ये है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, इम्पॉर्टेंट है। 14 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और वीरेंद्र कुमार ने इस ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर अंबेडकर सर्किट पर रवाना किया, तो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, यहाँ से ये जो है इसको जो है वो रवाना किया गया इसे यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ये यहाँ पर जो है आपको इतना पता होना काफ़ी है, इससे ज़्यादा पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे कि अगर ज़्यादा आप इधर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो ना आने की उम्मीद है, अगर उनको भी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए जो है कठिनाई होगी। कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना जो है इसकी मंजूरी प्रदान की गई, तो ये किस राज्य की है, मंत्रिमंडल की बैठक में, कौन सी, एमपी की जो है ये योजना है, ठीक है, याद रखिएगा।
इससे संबंधित, और युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये इम्पॉर्टेंट है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना किस राज्य में जो है ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो हरियाणा में। केंद्रीय मंत्री कौन थे? भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, इस परियोजना का शुभारंभ किया गया टिकली गांव हरियाणा से। टिकली गांव हरियाणा से 5 राज्यों में आपको पता है अरावली जो श्रेणी है वो फैली हुई है, और ये परियोजना जो है इसमें हरियाणा भी शामिल है। और इस परियोजना के अंतर्गत वनों का रोपण होगा, फिर पुनः वनीकरण होगा, जल स्रोतों की बहाली की जाएगी। इसके लिए ये है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। एक ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, फिर से आ गया वही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में 3800 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय आवंटन किया गया है। ये गलत है तथ्य पूछा, कौन सा सही नहीं है? तो 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको जो है मंजूरी मिली, और 22 से लेकर 26 तक ये चलेगा। और इसके पहले चरण में जो है 663 गाँव को शामिल किया जाएगा। ठीक है, वाइब्रेंट प्रोग्राम जो है, इससे पहले ऊपर एक क्वेश्चन इससे संबंधित आ चुका है, जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको उससे आसानी हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने कोशिश की है कि आपको सावरे बताऊं। आयोग और समिति से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है जो आने की उम्मीद है वही मैं यहाँ पर बताऊंगी। सर्व दवा सेवन अभियान, ये ऑपरेशन या अभियान है, इम्पॉर्टेंट है। तो किस बीमारी से मुक्ति के लिए है? तो लिम्फेटिक फाइलेरिया इम्पॉर्टेंट है। फाइलेरिया से रिलेटेड भी बहुत कुछ चल रहा है, जिसे हाथी पाँव बीमारी कहते हैं। पैर जो है हाथी की तरह मोटा हो जाता है, वो है। ठीक है, तो इस बीमारी को कब तक समाप्त करना है? 2027 तक यहाँ पे देखो लिखा है। वैश्विक समय सीमा जो है वो 2030 है, लेकिन हम लोगों ने क्या रखा है, 3 साल पहले ही 2027 तक इसे ख़त्म कर देंगे। और फाइलेरिया से जो बहुत सारे राज्य प्रभावित हैं, और आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा फाइलेरिया से पीड़ित, जिनका पैर जो है बहुत बड़ा होता है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, और बुरी स्थिति में उन लोगों को देखा होगा। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब जो हैं प्रभावित राज्य हैं फाइलेरिया से। तो फाइलेरिया की बीमारी को ख़त्म करने के लिए सर्व दवा सेवन अभियान को चलाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो ऑपरेशन सद्भावना के बारे में कौन से कथन है उस पर विचार करना है। तो इसमें सभी हैं, यानी कि भारतीय सेना के द्वारा मानवीय पहल है। ऑपरेशन सद्भावना की आधिकारिक शुरुआत 1998 में की गई थी। 22-23 के दौरान लद्दाख में एक पहल के लिए 8.82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये सब बातें इसके लिए सही हैं। ऑपरेशन सद्भावना और भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के हिस्से के रूप में लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधि चला रही है, जैसे आर्मी गुडविल स्कूल, इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोडक्ट और एजुकेशन टूर, ये सब इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि लोगों के दिल और दिमाग को जीतना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई थी, जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई थी 1998 में। आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना और उन्हें उनके अनेक क्षेत्रों में आगे की ओर ले जाना, ये इससे इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और इसका नारा क्या है? जवान आवाम अमन है मुकाम, जवान और आवाम अमन है मुकाम। ऑपरेशन हारमनी के रूप में इसे लिया गया है, ऑपरेशन गुडविल के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसके 5 क्षेत्र हैं ऑपरेशन सद्भावना के, इनको देख लीजिए। बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा, सामुदायिक विकास परियोजना, महिला युवा सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये 5 इसके क्षेत्र हैं जिन पर ये लोग काम कर रहे हैं। जल जन अभियान इम्पॉर्टेंट है। फरवरी 2023 में के मध्य कहाँ पर जल जन अभियान की शुरुआत की गई थी? तो सिरोही में की गई। सिरोही राजस्थान में है, यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये सिरोही जो है राजस्थान में है और आबू रोड पे है। 16 फरवरी 2023 को शुरू की गई। ब्रह्म कुमारीज जो हैं, जो एक संस्था है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में ब्रह्म कुमारीज में महिलाएं जो हैं वो अच्छी बातों से लोगों को मतलब समझाती हैं दिए कि जीवन को कैसे जीना है। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे, जो देखते होंगे अध्यात्म से रिलेटेड, वाइट कपड़े पहने रहती हैं और इतना मतलब उनके बोलचाल में और उसमें इतना गंभीरता, इतना प्रेम, इतना स्थायित्व है
कि आप वास्तव में उन्हें सुनना चाहेंगे। तो ये है तो जब वो इसमें इन्वॉल्व हैं तो समझ लीजिए काम जो है कितना अच्छा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसकी शुभारंभ किया और इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर जी उपस्थित थे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सम्मेलन और समारोह। तो जो इम्पोर्टेंट है वही ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी G20 शेरपा बैठक 2023 कहाँ संपन्न हुई? तो ये कुमारकोम में जो है संपन्न हुई। कुमारकोम जो है वो केरला में है। ठीक है, इस चीज़ को G20 की कोई भी बैठक हो, कुछ भी हो, और शेरपा इसके कौन है आपको पता ही है, अध्यक्षता की है तो शेरपा अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत कौन है ये आप बताना। ठीक है, जिससे कि जो है आप आसानी से इस चीज़ को जो है समझ सकें। डिजिटल हेल्थ समिट 2023, तो ये गोवा में करी गई। हेल्थ से है, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका जो विषय था वो मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण और स्वास्थ्य समानता में सुधार, इससे रिलेटेड था। G20 की स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक, देखो ये इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी बैठक जो है इसकी कहाँ आयोजित की गई? तो गोवा में आयोजित की गई, याद रखना। दूसरी जो बैठक थी 17 से 19 अप्रैल के बीच 10 आमंत्रित राज्यों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अब यहाँ पे देखो G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 का जो है अध्यक्षता भारत कर रहा है और यहाँ पर मेज़बानी भी कर रहा है, इसलिए G20 की हर क्षेत्र में बैठक होंगी। तो वैज्ञानिकों की जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई? इम्पॉर्टेंट है, वाराणसी में। आपको पता है लखनऊ, आगरा, वाराणसी, और चौथा कौन सा है? एक तो लखनऊ, एक नोएडा। चार जिलों में, यूपी के 4 जिलों में जो है इसकी बैठक होगी G20 की। तो वाराणसी में की गई, किससे संबंधित? कृषि से संबंधित। इसको याद रखना। इसमें G20 सदस्यों के अलावा भारत द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लगभग 80 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे पर्यटन क्षेत्र में, यूपी में भी, तो G20 के बड़े बड़े बैनर लगे हुए आपको दिखाई देंगे। उससे ही आप समझ जाइए कि G20 कितना महत्वपूर्ण है। SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल, मिलेट से रिलेटेड है, मोटे अनाज से, तो इसको याद रखिएगा। मोटे अनाज से संबंधित जो भी कॉन्फ्रेंस या कुछ होगी उसको याद रखिएगा। इसका फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में हुआ। ये इम्पॉर्टेंट है, SCO के द्वारा हुआ, इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, मोटा अनाज जो वर्ष इस बार हम लोग मना रहे हैं इंडिया वाले, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के संबंध में विचार कीजिए। तो यहाँ पे पूरा लिखा है, इसका जो कहाँ पे आयोजन हुआ था? मुंबई में। ठीक है, 9 से 11 फरवरी के बीच में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हुआ था। और ये महोत्सव 2019 में MP में हुआ था, 22 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आयोजित हुआ था, और 23 में मुंबई में। इस चीज़ को ये याद रखना, जिससे कि G20 देखो पर्यटन से रिलेटेड आ गई। वो पहले कृषि से रिलेटेड बनारस में थी, ये दूसरी पर्यटन से रिलेटेड। तो ये सिलीगुड़ी में हुई। सिलीगुड़ी आपको पता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है सिलीगुड़ी। वहाँ पर इसकी जो है वो हुई बैठक। और क्षेत्र के विशेष पहलुओं, विदेशी प्रतिनिधियों के लिए चाय की खेती और साहसिक पर्यटन को प्रदर्शित करना था। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना ना पाए। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूयॉर्क में हुआ था समाप्त। और इसका जो कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क में हुई। ये लिखा है जल संरक्षण के उपायों और अपनाने के लिए बहुत सारे देश इसमें एकजुट हुए थे। ठीक है, ये कार्यक्रम ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सह आयोजित किया गया था। इस चीज़ को याद रखना। और हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे। G20 व्यापार और निवेश से संबंधित पहली बैठक कहाँ पे हुई? तो मुंबई में हुई इसकी पहली बैठक। व्यापार से संबंधित याद रखना सारी बैठकों का, जिससे कि कोई भी बैठक आपका जो है वो ना हो, भूलो ना। नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन, दक्षिणी राज्य इसमें शामिल थे और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन दक्षिणी राज्यों से संबंधित थी, याद रखना। उत्तरी राज्यों से संबंधित उसमें नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन इम्पोर्टेंट है। ये 3 से 5 मार्च 2023 के बीच बोधगया बिहार में ये हुआ। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है? B सही है, तो ये वाला गलत है, बोधगया इसमें नहीं हुआ। ये सम्मेलन में राष्ट्रपति आई थी, ये सही है।
और इसका कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, बोधगया में नहीं हुआ। ठीक है, इसकी थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। इस चीज़ को याद रखना। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सब बताती चल रही हूँ, जिससे कि 12वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो इसके संबंध में कथन पूछा है और इससे संबंध में एक छोटी सी वीडियो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। फिजी में हुआ था, देनाराऊ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, नादी फिजी में इसका आयोजन हुआ था। चैनल पर वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये इसकी थीम थी। किसके द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से इसको 15 से 17 फरवरी 3 दिन तक ये हुआ था। इस सम्मेलन में एस जयशंकर जी शामिल हुए थे। ठीक है, पहला संस्करण इसका 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था 10 से 12 जनवरी के बीच, और 11वां संस्करण जो था वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में 18 से 20 अगस्त 2018 में हुआ था, और ये 12वां संस्करण था, पहले मॉरिशस में हुआ था। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ यहाँ पर, जिससे कि जो है वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। इसलिए अब इसके आगे की जो संधि समझौता है और लगभग एक वीडियो और बनेगी बस, वो मैं आपको क्या नाम है अगली वीडियो में बता दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको लगा हो करंट अफेयर इसमें बिल्कुल अपडेटेड है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।